नमस्कार, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो 12th क्लास के लिए है और फिजिक्स विषय से संबंधित है। 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर 3 यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसके संबंध में आज हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर से संबंधित 11 भाग यानी कि 11 वीडियो पहले से हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप वीडियो को जरूर देखिए। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त होगा। आज के इस वीडियो में यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के 12वें भाग में हम लोग सेलों का समांतर क्रम समूहन जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सेल और बैटरी को समझे थे। हालांकि सेल का विस्तार में अध्ययन केमिस्ट्री के अंतर्गत करना है तीसरे लेसन में, तो वहां पर सेल कैसे बनता है, उसमें लवण सेतु क्या होता है, वैद्युत अवघट्य क्या होता है, या सेलों का अलग अलग प्रकार क्या होता है, वो सब हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। फिजिक्स के हिसाब से सेल और बैटरी की परिभाषा हम आपको बताए थे। सेलों के समूहन में हमने पिछले क्लास में बताया था कि सेलों का समूहन 3 तरह से होता है, एक श्रेणी क्रम समूहन, एक समांतर क्रम समूहन और एक मिश्रित क्रम समूहन। लेकिन सेलों का जो मिश्रित क्रम समूहन है वो थोड़ा 12th के एग्जाम के उद्देश्य से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो थोड़ा हाई लेवल न्यूमेरिकल और क्वेश्चन के उद्देश्य से सही है। तो जब हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल थोड़ा अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अंत में, तो वहां पर हम लोग उस टॉपिक को कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी उसकी आवश्यकता नहीं है और कम समय में बहुत सारा टॉपिक हम लोगों को कवर करना है। तो इसलिए मिश्रित क्रम समूहन का योगदान कम होने के उद्देश्य से उसको हम लोग छोड़ देंगे, बाद में उसको हम लोग कभी कर लेंगे। तो आज हम लोग सेलों का समांतर क्रम समूहन जानेंगे। अब सेलों का समांतर क्रम समूहन होता क्या है, इसको हम यहां पर लिखवा दिए हैं। 2 या 2 से अधिक सेलों को एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित किया जाता है तो इसे सेलों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। सेल क्या होता है? सेल एक विद्युतीय युक्ति या एक विद्युतीय उपकरण होता है जो किसी विद्युतीय परिपथ में धारा को बनाए रखता है, या सेल वह युक्ति होता है जो किसी विद्युतीय परिपथ में वोल्टेज प्रदान करता है, वोल्टेज देता है, और वोल्टेज से करंट बनता है। ओम के नियम से आप पढ़े हैं, V समानुपाती I, V बराबर IR, तो वही होता है सेल। लेकिन जब बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ा जाता है तो बैटरी का रूप धारण कर लेता है। तो बैटरी क्या है? सेलों के समूहित व्यवस्था को बैटरी कहते हैं, या बहुत सारे सेलों को संयोजित किया जाता है तो बैटरी का रूप ले लेता है। तो सेल और बैटरी के संबंध में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब बैटरी बनाने में बहुत सारे सेलों को आपस में जोड़ना पड़ता है, तो आवश्यकता के अनुसार बैटरी बनाने में या कहीं अन्य काम में किसी अन्य कारणवश सेलों को जोड़ना पड़े तो एक तो श्रेणी क्रम समूहित करेंगे, उसको मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और एक समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे, वहां पर उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज समांतर क्रम हम लोग जानते हैं। 2 या 2 से अधिक सेलों को एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित किया जाता है तो इसे सेलों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये एक सेल है और ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है। यह बड़ा वाला लाइन उच्च विभव को दिखा रहा है, छोटा वाला लाइन निम्न विभव को दिखा रहा है। फिर बड़ा वाला उच्च विभव, छोटा वाला निम्न विभव, बड़ा वाला उच्च विभव, छोटा वाला निम्न विभव। प्रत्येक सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध होता है जो सेल के भीतर के वैद्युत अवघट्य पर डिपेंड करता है। विद्युत वाहक बल के बारे में जानकारी जहां हम लोग प्राप्त किए थे वहां पर इसकी चर्चा हम लोग अच्छी तरीके से कर चुके थे। तो विद्युत वाहक बल टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे का E2 और तीसरे का E3, मतलब कि अपना अलग अलग है, बराबर भी हो सकता है, जनरली अलग अलग लिए हैं। R1, R2, R3 ये क्या है? तीनों सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है। पहले का R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3। जैसा कि यहां चर्चा भी किए हैं, माना कि 3 सेलों को एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिनका विद्युत वाहक बल क्रमशः मतलब पहले का E1, दूसरे का E2 और तीसरे का E3 है, जबकि आंतरिक प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है, जैसा कि अभी हमने यहां पर चर्चा किया। अब समांतर क्रम समूहन में एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित किया जाता है और श्रेणी क्रम में
अगल बगल, श्रेणी क्रम में अगल बगल मतलब पहले का माइनस दूसरे का प्लस, दूसरे का माइनस तीसरे का प्लस। पिछले वीडियो में हम लोग उसको समझे थे। लेकिन इसमें क्या है, सब का प्लस एक तरफ और सब का माइनस एक तरफ। देख लीजिए, ऊंच वाला प्लस, इसका इसका इसका, तीनों सेलों का जो उच्च विभव से वायर यानी कि तार आया है उसको एक जगह जोड़ दिया गया है। एक जगह जोड़ने का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ए पर, और इसका निम्न विभव माइनस को इधर जोड़ दिया गया है। अब इसमें धारा किसी में I1 है, किसी में I2 है और किसी में I3। हालांकि धारा को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर दिखाना चाहिए, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एरो इधर कर देंगे, क्योंकि प्लस से निकलता ना है, धारा प्लस से उच्च विभव से निकलता है। अब ध्यान दीजिएगा, उच्च विभव से निकलता है, केवल एरो को इधर घुमा दीजिए, अच्छा रहेगा। अब देखिए आप, यह एक सेल था, यह एक सेल था, यह एक सेल था, तीनों एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित है। तीनों का प्लस एक जगह और तीनों का माइनस एक जगह, यानी कि तीनों का विभव या विभवांतर का मान समान है, क्योंकि तीनों का प्रत्येक बिंदु एक जगह और दूसरा बिंदु एक जगह। तो इसका भी विभवांतर ए बी के बीच का विभवांतर, इसका भी विभवांतर ए बी के बीच का विभवांतर, इसका भी विभवांतर ए बी के बीच का विभवांतर। ऐसे भी आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा बढ़ जाता है, सॉरी समांतर क्रम में धारा बढ़ जाता है। तो जब समांतर क्रम में धारा बढ़ जाएगा तो आपको मालूम है कि वोल्टेज समान रहेगा। ये आप प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस के संबंध में भी जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन पढ़े थे, वहां पर भी आप इसको सीखे थे, जाने थे, समझे थे कि अगर एक तार में अगल बगल बहुत सारा प्रतिरोध हो तो धारा सब में समान जाएगा, मतलब कि श्रेणी क्रम में धारा समान जाएगा। लेकिन जब समांतर में हो जाएगा तो अलग अलग तार हो गया तो धारा तो अलग अलग जाएगा। तो जब धारा बट गया, धारा अलग अलग हो गया, तो वोल्टेज समान होता है किसमें, समांतर क्रम समूहन में। तो इसमें भी समान होगा, आई अलग अलग होगा। और आपको मालूम है कि आई जब अलग अलग होगा, जो अलग अलग होता है उसी को जोड़ दिया जाता है। अब फिर आप देखिए, यहां तक आप समझ गए कि ये तीन सेलों को आपस में समांतर क्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E1 E2 E3 मतलब तीनों का क्रमशः है, और तीनों का जो क्रमशः प्रतिरोध का मान है, आंतरिक प्रतिरोध का R1 R2 R3, और चूंकि समांतर क्रम में है तो एक में धारा I1 है, एक में धारा I2 है और एक का धारा I3 है। अब तीनों से अलग अलग धारा आ रहा है और ये एक जगह पर आकर के धारा कुल मिल करके I बन जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तुल्य प्रतिरोध का मतलब या तुल्य विद्युत वाहक बल का मतलब होगा क्या। ये तीनों सेल जब आपस में मिल जाएगा और आपस में मिल करके जितना टोटल विद्युत वाहक बल देगा उसी को तुल्य विद्युत वाहक बल कहेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन गो सेल है, तीनों सेल का अपना विद्युत वाहक बल है, तीनों का विद्युत वाहक बल आपस में मिल करके टोटल जितना विद्युत वाहक बल बनाएगा उसी को कहा जाएगा ये तुल्य विद्युत वाहक बल है। तीनों प्रतिरोध मिलकर के जितना प्रतिरोध क्रिएट करेगा उसको कहा जाएगा कि ये तुल्य प्रतिरोध है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने दिखा दिया, ये प्लस से इधर एरो करके धारा हो गया ए बी, तीनों को मिला करके यहां तुल्य प्रतिरोध, और तीनों प्रतिरोध को मिला करके यहां, ये तीनों को मिला करके तुल्य विद्युत वाहक बल था और ये तुल्य प्रतिरोध था। ये तुल्य विद्युत वाहक बल तीनों का मिला करके और ये तुल्य प्रतिरोध R1 R2 R3 का मिला करके, मतलब जोड़ने के बाद, इसको जोड़ने के बाद ये जितना टोटल देगा उसी को तुल्य कह दिए, मतलब इस सब के बराबर का ही ये रूप हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब सिंपल आप दिमाग लगाइए, E1 E2 E3 ही मिलके क्या बन रहा है, E तुल्य बन रहा है। तो क्यों ना E1 E2 E3 से संबंधित हम क्या कर दे, मतलब एक व्यंजक प्राप्त करके और इसका व्यंजक प्राप्त करके दोनों को आपस में बराबर कर दे या तुलना कर दे तो हमारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो हमने किया क्या है, ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या कहता है, विद्युत वाहक बल बाहर का प्रतिरोध गुना धारा प्लस आंतरिक प्रतिरोध गुना धारा। पीछे आप पढ़े थे, नहीं पढ़े तो आपकी कमी है, रिवीजन कीजिए। केवल घर बैठ के सोने से, आराम करने से नहीं होगा, समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, आई आर मतलब भी बराबर आई आर ओम के नियम से पढ़े थे और ये आई आर। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आई का सूत्र निकाला, क्यों, क्योंकि सब में क्या अलग अलग है, आई अलग अलग है।
ये तो सेल का मतलब विद्युतवाहक बल और प्रतिरोध सबका था, लेकिन सब में धारा अलग अलग है। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर में, पार्श्व क्रम, तो धारा अलग अलग है। पहला श्रेणी में था तो धारा समान था, वोल्टेज अलग अलग था, तो सब वोल्टेज का सूत्र निकाले थे। इसमें धारा अलग अलग है, वोल्टेज समान है, तो धारा का सूत्र निकालेंगे। तो धारा का सूत्र I बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, I के साथ V प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, यानी E माइनस V, और ये I गुना R था तो R भाग में हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करने आता है गणितीय रूप से, आपको सिंपल है। इसको उठा के इधर किए तो माइनस में, फिर ये गुना में था तो भाग में, यानी कि I बराबर E माइनस V बाई R, तो वही यहाँ लिख दिए हैं। अब I बराबर, और ये R बट्टा में इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो एक बार E बाई R माइनस एक बार V बाई R, लेकिन V क्या है? सबके लिए समान है। क्यों? समांतर क्रम में भी समान होता है, ये आप पहले से जानते हैं। प्रतिरोध के संबंध में भी जो टॉपिक पढ़े थे वहां भी आप पढ़े थे। अब ध्यान दीजिए, प्रथम सेल के लिए I, यहां I1 मान लिए, तो E होता है, तो I1 निकाल रहे हैं, तो I1 में, I1 विद्युतवाहक बल वाले सेल में मतलब प्रतिरोध कितना है? R1 है, तो E1 बट्टा R1। ये I1 वाला है, I1 धारा है, I1 धारा है, विद्युतवाहक बल कितना है? E1, और प्रतिरोध आंतरिक कितना है? R1। तो I1 में E1 बट्टा R1 माइनस V सबके लिए बराबर होता है, तो V, और प्रतिरोध कितना है? R1। बिल्कुल इस सूत्र को ये फॉलो कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, I के जगह पहला का निकाल रहे हैं I1, तो पहला का विद्युतवाहक बल E1 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 है, माइनस है तो माइनस, V है तो V, लेकिन V सबका समान होता है इसलिए उसको V1 V2 ये सब नहीं माने हैं, सबका V ये होगा, बराबर ही होगा, बटा R1। इसी प्रकार से I2 के लिए E2 बटा R2 माइनस V बाई R2। इसी प्रकार से I3 के लिए E3 बटा R3 माइनस V बाई R3, तो V सबका समान है, बाकी E सबका अलग अलग था, R सबका अलग अलग था। इसी सूत्र को फॉलो करते हुए मान को इसमें पुट कर दिया गया, तो हमें पता चला कि प्रथम सेल का धारा, दूसरे सेल का धारा, तीसरे सेल का धारा इतना इतना है। तो ये हमको अलग अलग तीनों का धारा प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके तुल्य को देखते हैं कि तुल्य में धारा कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, धारा का सूत्र यहां पर क्या है? विद्युतवाहक बल बट्टा आंतरिक प्रतिरोध माइनस वोल्टेज यानी कि टर्मिनल वोल्टेज यानी कि विभवांतर बट्टा आंतरिक प्रतिरोध। तो फिर हमने यहां पर I ले लिया, बराबर था तो बराबर ले लिया, विद्युतवाहक बल था तो हम तुल्य परिपथ का ले रहे हैं, मतलब इस टोटल को मिला करके जो परिपथ बन जाएगा, इसके तुल्य जो बन जाएगा उसकी बात कर रहे हैं। तो E1 E2 E3 था, इसमें अलग अलग, इसमें बन गया E तुल्य, तो E के जगह E तुल्य, इसमें R1 R2 R3 था, टोटल मिला करके जितना ये प्रतिरोध क्रिएट करेगा उसको R तुल्य मान लिए, तो यहाँ R तुल्य हो गया। तो E और R का मान यहाँ पर रख दिए, माइनस का माइनस, भी जानते हैं कि सबका समान होता है, समांतर क्रम में उसमें जितना भी था इधर उतना ही भी होगा, तो भी का भी हो गया। और फिर नीचे R रखना है, स्मॉल r मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो इसमें सबका R1 R2 R3 था, इसमें R तुल्य हो गया मिला के, तो यहाँ R तुल्य रख दिए। तो आपने देखा कि अब ये तुल्य परिपथ के बराबर हो गया। अब गौर से समझिए, यही तीनों I1 I2 I3 जुड़ करके इसके बराबर तुल्य बन रहा है, या कहो कि यही सब विद्युतवाहक बल और प्रतिरोध जुड़ करके तुल्य विद्युतवाहक बल और तुल्य प्रतिरोध बना रहा है। तो इसका मतलब कि ये बराबर है इसके, तो ये तीनों को जोड़ करके आपस में और इसका जो मान है उसके बराबर कर देंगे, क्योंकि इतना जोड़ इतना जोड़ इतना बराबर इतना, तो तीनों का 1 2 3 समीकरण निकाले हैं हम, समीकरण 1 2 और 3 को आपस में जोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3, पहले हम LHS यानी कि बायां पक्ष हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। अब देखिए इसके दाहिने क्या था, E1 बटा R1 E2 बटा R2 E3 बटा R3, ये सब प्लस में था, आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस में जोड़ दिए। अब माइनस में क्या था, V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3,
तो माइनस में V/R1 माइनस V/R2 माइनस V/R3। खूब ध्यान से देखिए, तो I1 I2 I3 जब आपस में एक जगह मिल जा रहा है तो वही ना टोटल धारा I हो जाता है। धारा अलग अलग था, आपस में जुड़ गया तो धारा I हो गया। I1 I2 I3 जुड़ के टोटल धारा I हो गया। I कहो, I तुल्य कहो। हालांकि हम I तुल्य तो निकाल नहीं रहे हैं, बैटरी के संबंध में, सेल के संबंध में विद्युत वाहक बल ही ना निकाला जाता है। तो I1 I2 I3 टोटल जोड़ करके फिगर में भी दिख सकता है कि जब अलग अलग है तो अलग अलग है, तो ये जब जुड़ेगा कहीं तो क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 को क्या I1 लिख दें? नहीं। I2 लिख दे? नहीं। I3 लिख दे? नहीं। तीनों जुड़ करके कुछ एक बन जाएगा, तो उसको I मान लिए हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I बराबर E1/R1 E2/R2 E3/R3 माइनस माइनस। इसमें देखो सब में V कॉमन है, ऊपर V कॉमन ले लिए। V जब ऊपर से खींच लिए, सब में से कॉमन ले लिए, उभयनिष्ठ ले लिए, तो सब में एक 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 बचा, तो ऊपर एक 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 बचा, नीचे R1 R2 R3 बचा। उम्मीद करते हैं कि अभी इतना आप समझे होंगे। ये 3 सेल था, तीनों का विद्युत वाहक बल E1 E2 E3 था, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 R3 था, और चूंकि सब में आपस में विभवांतर समान होता है तो इसमें धारा अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में एक के तार होता है तो एक के तार में धारा सब में बराबर जाता है। धारा बंटने का, कटने का वहां पर कोई विकल्प ही नहीं रहता है। तो धारा समान तो वहां वोल्टेज अलग अलग होता था, तो वहां वोल्टेज अलग अलग था, तो सब वोल्टेज को जोड़ करके उसके तुल्य वोल्टेज के बराबर करने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर सबका धारा अलग अलग है, तो धारा सबका अलग अलग जोड़ करके और उसके तुल्य धारा के बराबर करेंगे। तो इसका तुल्य धारा मतलब कि I टोटल I जो है उसमें E तुल्य बटा R तुल्य माइनस V बराबर V बटा R तुल्य। फार्मूला के अकॉर्डिंग ये सूत्र बनेगा, क्योंकि ये E1 E2 E3 मिलके E तुल्य हो गया, R1 R2 R3 मिलके R तुल्य हो गया। लेकिन ये तो हो गया हमारा टोटल इधर का तीनों का आपस में जोड़ेंगे ना जी, तो जोड़ दिए, तो इसी तीनों को तो आपस में जोड़ के ये बन रहा है। तो ये वाला वैल्यू ये दे है समीकरण 4 में, और इसको जोड़ करके ना उसके बराबर है, तो तीनों को आपस में जोड़ दिए तो इतना आ गया। इसको समीकरण 5 मान लिए। इसका मतलब कि इतना बराबर इतना, माने तीनों को जोड़ करके जो आया वो इसके बराबर है। तो ये कौन है? समीकरण 4 है। और ये तीनों को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? 1 2 3 था, जोड़ दिए और जोड़ करके इसको समीकरण 5 माने हैं। आप पहले भी जोड़ सकते थे, समीकरण 4 मान लेते, तब तुल्य वाला बाद में लिखते, उसको समीकरण 5 मानते। अब इसके बराबर ही तो ये है, इसी से मिल करके तो ये तुल्य बन रहा है, इसी का तो इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब दोनों को बराबर कर देंगे। तो या तो आप बराबर कर दीजिए या ऐसे भी तुलना कर दीजिए, दोनों बात सिंपल है। पिछले जो लेक्चर में हम श्रेणी क्रम समूहन बताए थे उसमें भी हम तुलना किए थे, तो इसमें भी तुलना कर दे रहे हैं। आप चाहें तो टोटल को और इस टोटल को जोड़ करके आप बराबर भी कर सकते हैं, बराबर करने पर भी वही आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम तीनों को जोड़े हैं तो हमारा ये वाला मिला है, समीकरण 5 मेरा यही ना है, तीनों को जोड़े हैं तो ये समीकरण 5 है। हमारा समीकरण 4 यही ना है, तो समीकरण 4 है मतलब टोटल जोड़ने पर तुल्य, और समीकरण 5 मतलब इस सब को जोड़ करके दोनों आपस में बराबर है। देखिए यहां पर भी दिख रहा है कि ये I है, तो ये I है, I बराबर इतना, और यहाँ I बराबर इतना, मतलब इतना बराबर इतना। ऐसे भी आपको पता चल पा रहा है। कई कंसेप्ट है, बहुत सारा कंसेप्ट दिख रहा है जिससे ये स्पष्ट होता है कि समीकरण 4 और 5 आपस में बराबर है। एक तो चित्र से हो रहा है, एक यहाँ भी I यहाँ भी I। मान के चलिए मतलब कोई व्यक्ति है जिनका उम्र 50 वर्ष है, ये भी कोई व्यक्ति है जिनका उम्र 50 वर्ष है, उनके बराबर उम्र इनका है और उनके बराबर उम्र इनका भी है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हैं। सिंपल में कंसेप्ट है, व्यवहारिक आधार पर भी समझ सकते हैं, थ्योरेटिकल आधार पर भी समझ सकते हैं, चित्र के आधार पर भी समझ सकते हैं। कोशिश कीजिए, आसान है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब बराबर किए तो देखिए I बराबर I, E तुल्य बट्टा R तुल्य के जगह क्या है? E1 बट्टा R1 प्लस E2 बट्टा R2 प्लस E3 बट्टा R3।
ई तुल्य बटा आर तुल्य के बराबर इतना है, तो लिख दिया स्पष्टतः ई तुल्य बटा आर तुल्य बराबर इतना। देख लो, इसमें है ई तुल्य बटा आर तुल्य और इसमें है इतना। अब इसमें देखो, इसमें भी है तो यहाँ भी है कॉमन ऊपर। अब कुछ नहीं है तो 1 बटा आर तुल्य है, तो 1 बटा आर तुल्य के बदले यहाँ 1 बटा आर वन प्लस 1 बटा आर टू प्लस 1 बटा आर थ्री। तो 1 बटा आर तुल्य बराबर 1 बटा आर वन प्लस 1 बटा आर टू प्लस 1 बटा आर थ्री। सिंपल है, देख लो ध्यान से। उसमें भी है, इसमें भी है कॉमन, तो यही ना बचा। तो ये बचा वो किसके बराबर बचा? इसमें से भी हट गया, क्योंकि इसमें भी है तो भी कट गया या हट गया या कॉमन हो गया, तो 1 बटा आर तुल्य के बराबर यही ना आ रहा है, वही लिख दिए हैं। इसी प्रकार से n सेल होगा तो n सेल होगा तो n सेल के लिए E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 प्लस E3 बटा R3 प्लस E4 बटा R4 प्लस E5 बटा R5 डॉट 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 En बटा Rn, वही लिख दिए हैं। यहाँ 2 टर्म के बाद डॉट 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 n टर्म कर दिए हैं। 1 बटा R तुल्य का जो प्रतिरोध है बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस डॉट 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 1 बटा Rn। तो ये न्यूमेरिकल में काम देगा। ये दोनों सूत्र आपको ध्यान रखना है, सिंपल है। आप चाहे तो किसी अन्य तरीके से भी, अगर आपको लगे कि सरल है, आसानी से समझा जा सकता है, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये रहा आपका सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, जो काफी उपयोगी है। इसको सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता है। समांतर क्रम समूहन 11वें भाग में अपलोड कर चुके हैं, उसको भी देखिए, इसको भी देखिए, विद्युत वाहक बल को भी देखिए। सब छोटा छोटा टॉपिक है, बेहतर कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, आसानी से समझा रहे हैं। आप घर बैठे बेहतर समझ सकते हैं। ये माइंड से हटा दीजिए कि ऑफलाइन से ही आप ज्यादा समझ पाएंगे। इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर समझ पाए। तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, घर बैठे रिवीजन कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। परीक्षा अपने समय पर होगा। ये सीबीएसई नहीं है, बिहार बोर्ड है बाबू। ये परीक्षा लेगा ही आपका, और सिलेबस में भी हमें नहीं लगता है कि कटौती करेगा, पिछले बार भी नहीं किया था। इसलिए पढ़ाई को जारी रखें, एप्लीकेशन प्रूफ करें। 20 मिनट 30 मिनट का एप्लीकेशन है, सब प्रूफ कीजिए, रिवीजन कीजिए, घर बैठे तैयारी कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को भेजिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अब बहुत कम टॉपिक रह गया है चैप्टर से संबंधित। हालांकि हम लोग मिश्रित क्रम समूहन अभी नहीं पढ़ेंगे, बोर्ड के हिसाब से उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो हम लोग मिश्रित क्रम समूहन जरूर पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।